नहीं कर रहा, ये मुश्किल होता जा रहा है। तो ये जो इस तरह की बातें, हालांकि आप ये देखिए कि जितनी क्षण के बाद आई है, इससे भी बड़ी बात होगी फजील साहब। ये मुमताज भाई, ये बहुत सी खबरें जो होती हैं वो सिर्फ खबरें होती हैं। अपने अपने तरीके से लोग खबरें बना लेते हैं और अंदाज और कयास पे खबरें चल रही हैं। अब क्या हो रहा है अंदर, दोनों की मीटिंग में कतर मध्यस्थता कर रहा है, या तो हमास जाने न इजराइल जाने, और कतर तीन के अलावा चौथा तो कोई जान नहीं पाता है। तो अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बातें मीडिया का अपना क्यास है और कुछ नहीं है। एक तरफ बातें भी हो रही हैं, दूसरी तरफ बमबारी भी शुरू कर दे रहे हैं। तो अब ये ऐसे माहौल में जब बातचीत कैसे हो पाएगी कि आप बात कर रहे हैं और बात के दौरान ही वहां बम भी गिरा दे रहे हैं। तो ये सब जो मसले हैं, इस तरह से तो कभी पीस टॉक नहीं हो सकता। पीस टॉक तो तब होगा जब आप हमले रोकिएगा, और इधर से हूती हमला कर दे रहा है इजराइल के ऊपर। तो दोनों तरफ से हमले तेज चल रहे हैं और दोनों तरफ से बात भी हो रही है। ये सब बातें जो है, हमको लगता है कि कयास बाजी ज्यादा है, सच्चाई कम है। मीडिया का अपना तौर तरीका है, जिसको जो सही लगता है वो बोल देता है, लिख देता है, कुछ दिखा देता है। और अब तो मीडिया में पुराना वीडियो डाल करके, दूसरे कंट्री का वीडियो डाल करके, बजट मसाला बना करके, उसको तड़का लगा के न्यूज परोसा जा रहा है। अब तो ये न्यूज जो है वो इंटरटेनमेंट की तरह हो गई है ना, अब न्यूज नहीं रह गई है, अब वो टीआरपी बन चुकी है। अब कितना आप उसको मिर्च मसाला लगा के कैसे करते हैं, इसलिए न्यूज पर तो कुछ ज्यादा जो है, सोशल मीडिया ने कुछ अपनी इज्जत बचा रखी है। जिस तरह के हमले हूती 2 दिन पहले किया, उनका MQ-9 ड्रोन गिरा दिया अमेरिका का, हूती ने 3-4 ड्रोन गिरा चुका। तो ये सब जो बाकायदा जो विजुअल्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर और उनके अपने न्यूज पोर्टल पर, तो वो सब चीजें तो ठीक हैं, वो समझ में आती हैं। लेकिन ये कहना कि सीज फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इजराइल बहुत मचल रहा है, वो बेचैन बहुत है, तड़प बहुत रहा है। और यही जीत है हमास की, हूती की, ईरान की, यही जीत है कि वो बहुत बेचैन है, अपने इकबाल को बचाने के लिए बेचैन है। और लगातार वो हमले पे हमले कर रहा है, और इधर से भी हमले हो रहे हैं। जब हमला कोई होगा, तेज हमला होता है हूती की तरफ से, तो ये लोग बात करने लगते हैं। लेकिन देखिए, अस्थाई बात, अभी मैंने आपसे कल कहा था कि इसमें बहुत सा खेल है। खेल ये है कि अमेरिकी नागरिक कितने बंधक हैं, आईडीएफ के जवान कितने बंधक हैं, क्योंकि जो आईडीएफ के जवान बंधक हैं गजा के अंदर हमास के द्वारा, उनका एक फौजी नियम होता है दुनिया के अंदर, उसके तहत डील होगी। और आम आदमी के लिए अलग कानून है डील करने के लिए, और आर्मी के जो कैप्ट होते हैं, जो बंधक होते हैं आर्मी के सोल्जर्स, उनके लिए अलग कानून है। अब इजराइल ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि उसके कितने बंदे अंदर फंसे हुए हैं गजा के अंदर, हमास के अंदर, और हमास भी नहीं बता रहा है कि इतने आदमी हैं। बताता होगा उन लोग को आपस में, लेकिन ऑन पब्लिक अभी तक कुछ नहीं बता रहा है। इसलिए नहीं बता रहा है कि अगर बता देगा तो पूरी दुनिया का दबाव जो है हमास के ऊपर आ जाएगा कि भाई आर्मी सोल्जर्स को आप छोड़ो, ये करो, वो करो। इसीलिए बातें अभी अंदर खाने में चल रही हैं, कुछ अभी फाइनल नहीं है। मसला सिर्फ अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमको लगता है कि 60-70 बंधक ही बचे हैं बस। अब उसमें जिंदा कितने हैं, मर कितने गए, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं, और 2 महीने से जिस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, जो हमले हो रहे हैं, वो नहीं लगता है कि मात्र 60-65 आदमी की नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वो न तो अमेरिका खुल रहा है, न इजराइल खुल रहा है, न फिलिस्तीन खुल रहा है, न हमास खुल रहा है। मसला इसमें कुछ बहुत बड़ा है। काफी संख्या में आईडीएफ के लोग हमास के पास बंधक हैं, उनको लेकर के अमेरिकी नागरिक 200-250 लापता हैं, वो अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया। अब वो इजराइल के पास है कि हमास के पास है, ये सारे लोग जो है बड़ा कई तरह के कंफ्यूजन्स हो रहे हैं। और सच बात, इजराइल जो है अपना नुकसान बताना नहीं चाहता, वो दुनिया के सामने छिपा रहा है कि हमारे सोल्जर्स भी वहां बंधक हैं। इन सब बातों को लेकर के ये बात बन नहीं पा रही है और हमले हो रहे हैं।
लेकिन कितने दिन नहीं चलेगी, आज नहीं कल, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद तो उनको सामने लाना ही पड़ेगा और कोई ना कोई सलूशन तो खोजना ही पड़ेगा। क्योंकि अब इजराइल जो है चाहे जितना भी ताकत लगा ले, उसके अपने आईडीएफ के सेना अधिकारियों के तरफ से, सैनिकों के तरफ से कई कंपनी गायब है, वहां मौके पर है ही नहीं। तो ये सब चीजें उनको, और इधर 40,000 लड़ाके और जुड़ गए हमास के साथ, तो ये सब चीजें जो है उनको बहुत परेशान कर रही है और इसीलिए ये बात आगे नहीं बढ़ पा रही। बीच बीच में सीज फायर की बात होती है, लेकिन फिर कोई अमेरिका हमला, कोई इजराइल हमला कर देता है हूती के ऊपर, फिर हूती उसका जवाब दे देता है, बात फिर अटक जाती है। जी मुमताज। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं फजील साहब कि यही सिचुएशन तकरीबन है जो आप कह रहे हैं। मैं आऊंगा फिरोज बख्श साहब पास। बदके बातें बहुत हैं और जिस तरह से हूती पूरी ताकत फिरोज बख्श साहब लगाए हुए आज उसने हमला किया, लेकिन वो हमला अवाम पे नहीं किया जैसे अमेरिका कर रहा है, जैसे इजराइल कर रहा है। वो टारगेट पे करते हैं। ये जो अवाम को निशाना बनाना, आम लोगों को मारना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या इस पर कोई बोलेगा, कोई आवाज उठाएगा? और ये सऊदी, और अभी एक खबर और आ रही थी, किसी साहब ने लिखा कि बहुत अफसोस हुआ ये देख करके कि गाजा पे जो मिसाइल मारी गई यहां से, या कोई उस पे तुर्की लिखा हुआ था, 2024 तुर्की। हम इसको सही भी नहीं मानते। हो सकता है कि ये मिसलीड करने के लिए भी किया गया हो या जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई बोलने वाला नहीं है, सब खामोश तमाशाई। भाई ये क्यों? कि आप कब बोलेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, जब जब इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर या किसी दूसरे अरब मुल्क के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, लबनान के ऊपर हमला किया है, सीरिया के ऊपर हमला किया है, तो जब जब सब लोग खामोश बैठे रहे, अरब ममालिक जब भी खामोश बैठे रहे, ठीक है ना। एक दमदार और दिलदार शख्स जो था इनके बीच में, वो गद्दाफी था। गद्दाफी को भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। और आपका ये तो था ही, आपका सद्दाम हुसैन, तो जो कुछ कर सकते थे उनको खत्म कर दिया गया। और उससे काफी पहले जो सऊदी अरब के शाह थे, उनको भी उनको उनकी भी पॉलिटिकल असैसिनेशन हो गई थी, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो दुनिया को चलाने वाला जो फाशिस्ट सिस्टम है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 है और उसका मददगार राइट हैंड नंबर 1 इसराइल है, और राइट हैंड नंबर 2 ब्रिटेन है, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये लोग बड़े सफाक लोग हैं। खैर आप तो अभी की बात कर रहे हैं 2 साल की, इससे पहले भी हमने देखा इसी तरीके से इस लेवल के हमले तो नहीं होते थे, लेकिन बहुत बड़े लेवल के हमले किए जाते थे इन तमाम ममालिक के ऊपर जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, खासतौर से गाजा की जो पट्टी है। कोई नहीं बोला। जब अपने ही नहीं बोले मुस्लिम ममालिक, तो गैरों से क्या उम्मीद, ठीक है ना। अब जैसे आपने कहा था अपने फजील साहब ने कहा था कि भाई कुछ लोग ऐसी अपने खुश रहने के लिए खबरें बना देते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब लड़ाई हुई थी सद्दाम हुसैन के टाइम पे, तो ये कहा जा रहा था कि स्कूड मिसाइल ऐसे बना लिए गए हैं कि जो तहस नहस कर देंगे इसराइल को। हम नहीं चाहते कोई भी मुल्क जहां आम लोग रहते हैं उसको तहस नहस किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसराइल जिस तरीके से आम शहरियों को मार रहा है, बेगुनाह लोगों को, बच्चों को, खवातीन को उनकी जान ले रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अमेरिका तो उसका नाजायज बाप है इसराइल का, सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई चाहे तो मुझे नोटिस दे दे किसी का, मैं उसको डिफेंड कर लूंगा कोर्ट में जाके। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो अलावा इसके, मेरे कहने का मकसद ये है कि सारी दुनिया चुप है। अच्छा, बहुत से लोग उम्मीद रखते हैं चाइना कुछ करेगा। अरे दे आर देयर ओन बेस्ट फ्रेंड्स, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। एक सिस्टम, एक बैलेंस बना हुआ है, एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस चाइना।
ये सब कोई भी किसी भी मुस्लिम मुल्क की मदद करने वाले नहीं हैं, ठीक है। आज पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, वो चाहे वो चाहता तो उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक बैलेंस कर सकता था, मगर वो भी बहुत ज्यादा खुदगर्ज है और गुलाम है वो अमेरिका का। क्यों हटाया गया इमरान खान को? इमरान खान को इसी वजह से पावर से हटाया गया, अमेरिका के साथ मिलकर खुद पाकिस्तानियों ने उसको जेल में पड़वा दिया है। खुदा करे वो महफूज रहे और जेल से बाहर आए, कि वो अमेरिका की सफाकी को और उसके जुल्म को समझता था। वो ये जानता था इमरान खान कि सबसे बड़ा टेररिस्ट जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो है, और सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क वो अमेरिका है। तो ये लोग तो भाई मारेंगे ही। अच्छा, अब ये आपने तो एक प्रोग्राम पहले कहा था मुमताज साहब कि ऐसी तो हमने जंग नहीं देखी जहां बेगुनाह लोग जिनके पास कोई हथियार नहीं है वो मारे जा रहे हैं। ये जंग तो है नहीं, ये तो एक तरफा ये समझिए कत्ले आम है, ठीक है, फलस्तीनियों का। और उनको अभी आपने तुर्की का दिखाया कि कोई बम आके गिरा, आप कहते हैं झूठा नहीं सच्चा होगा। किसी का कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, अमेरिका के आगे सब लेटते हैं, ठीक है, सब डांडवत शाश्वत जो है जाके वो उनके कदमों में पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही है दुनिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह सात आसमान पार बैठा है, कभी ना कभी वो इनकी रस्सी को जो खुली रस्सी दे रखी है। ब्रेकिंग खबर आ रही, ब्रेकिंग खबर के तौर पर जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने बताया कि इजरायली मीडिया यहाँ साउदर्न वेस्ट बैंक में लग रहा है फदील साहब चले गए हैं। वेस्ट बैंक में कार रेमिंग ऑपरेशन हुआ है, ब्लास्ट के बाद वहां से हेलीकॉप्टर जाते देखे गए, ऐसी खबर वहां से आ रही है, ऐसी खबर वहां पे दी गई है। लग रहा है फदील साहब की बैटरी चली गई या जो भी है, क्योंकि वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं देखता हूं कि क्या है, लेकिन खैर टाइम भी हो रहा है। मैं आखिर में आप ही से बात करूंगा फिरोज बख्श साहब। देखिए, ये आप जो बातें कर रहे हैं, जाहिर है ये आपका अपना नजरिया और बहुत क्लियर कट जो नजरिया पेश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है, क्या आपको लग रहा है कि वो बातचीत किसी मंजिल पर पहुंचेगी? क्या ये जंग रुकेगी? और क्या इनका जो मंसूबा है इजराइल का, क्या उस मंसूबे पे वो काम बंद कर देंगे? फिरोज बख्श साहब। देखिए, ऐसा है मुमताज साहब, आपने 2-3 सवाल किए, एक एक करके मैं आपका जवाब देता हूं। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ बातचीत चल रही है। मैं चाहता हूं कुछ मफाहिमत की बातचीत हो, लेकिन मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, तो क्या अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमला करेगा? मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ईरान बड़ा मुस्तहकम हो चुका है, बड़ा मजबूत हो चुका है। नोबडी नोज कि कहां पर ईरान ने अपने एटमी हथियार छुपा रखे हैं, ठीक है। हु नोज के बना लिए हो, छुपा लिए हो, हर चीज सामने थोड़ी दुश्मन को बताई जाती है। तो अमेरिका को इसका भी थोड़ा बहुत दुख है उसके दिल में, ठीक है। तीसरी बात यह है कि एटमी जंग की धमकियां बदस्तूर जो बड़े मुमालिक के जो लीडर्स होते हैं देते रहते हैं। ट्रंप ने भी दी ईरान को। ये गीदड़ भपकियां होती हैं। पुतिन ने एटम बॉम्ब ड्रॉप करने की धमकी जो है वो दी है वहां पे यूक्रेन में। ये धमकियां हैं। हाँ, पहले पाकिस्तान भी धमकी देता था हिंदुस्तान को कि तहस नहस कर देगा, वो एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान ने भी दी है पाकिस्तान को कि हम तुम्हें एक ही मतलब बम से उड़ा देंगे, पता नहीं चलेगा। सफाई हस्ती पे पाकिस्तान नाम की कुछ चीज थी। लेकिन वो तमाम लीडर, वो तमाम मुमालिक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, अगर कहीं कोई एटमी हमला हो गया, चाहे वो यूक्रेन में हो, रशिया में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, ईरान में हो, इसराइल में हो, कहीं भी हो, तो उसके बाद
पूरी दुनिया नहीं बचेगी। और कहीं ना कहीं ये चीज तमाम ममालिक के समझ में आती है। कहने को तो कह देते हैं, जबानी जमा खर्च करने में कोई कोई परेशानी किसी को नहीं होती, लेकिन जिस दिन खुदा न खास्ता किसी ने कोई एटमी हमला कर दिया, कहीं से भी हो गया, अल्लाह करे ना हो, और मैं समझता हूँ ये मेरी दुआ कबूल होगी, तो ये आप एक दूसरे को कंट्रोल करने में, बल्कि यहाँ तो हिंदुस्तान से एक दफा ये भी बात चली थी कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो उनके हाथ में आ गए, वो जो पठान लोग हैं, और वो मतलब उनके अंदर दिमाग नहीं होता, जाट बुद्धि होते हैं वो। माफ कीजिए, मैं अल्फाज जो रोजमर्रा की उसमें सुनता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। और वो उन्होंने बम छोड़ दिया, लेकिन अगर वो पठानों के हाथ भी लग गया, इस तरह के टेररिस्ट के हाथ भी लग गया, फेंकेंगे वो भी नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया की तबाही का पैगाम लाएगा अगर कहीं कोई क्योंकि 1945 में दुनिया ने देख लिया हिरोशिमा नागासाकी में क्या किया उसने, एटम बॉम्ब ने, किस तरह नस्लें की नस्लें तबाह हो गई। वो अलग बात है, जापान एक बहादुर मुल्क है, वहाँ के रहने वाले बड़े समझिए कि बिल्कुल बहादुर अब्बास लोग हैं, और उन्होंने अपने को संभाल लिया, उन्होंने अपने को बहुत आगे पहुंचा दिया। और मैं बस यही कह के आपसे इजाजत लूंगा, अल्लाह से ही दुआ की जाए, जो ईरान की जो बज़ाहिर बातचीत चल रही है अमेरिका से, किसी ये पीसफुल नतीजे पे पहुंचे, और नतीजे पे ऐसे नहीं पहुंचे, इस तरीके से पहुंचे कि इसराइल जिस तरीके से बमबारी कर रहा है, और आज भी जो है, आज के दिन भी 40 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, 40, 70, 60, मतलब ये जो बेचारे आम नागरिक हैं, आम जो लोग हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका इंसाफ होगा, ठीक है, हो सकता है मैं ना रहूं, हो सकता है बहुत से लोग जो सुन रहे हैं वो ना रहें, लेकिन इसका इंसाफ होगा। और इसराइल ने जो ये जुल्म ढाया है, कहीं ना कहीं इसकी भरपाई अल्लाह की जानिब से होगी। मैं कोई बददुआ नहीं दे रहा, मैं इस कुदरत का एक निज़ाम होता है, सबसे बड़ा चलाने वाला जो है वो अल्लाह है, इस निज़ाम को देख रहा है। और यहाँ पर जो कुर्बानियां दी हैं फलस्तीनियों ने, उससे बड़ी कुर्बानी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं दी गई, और एटम बॉम्ब की स्ट्राइक में भी ऐसी कुर्बानी नहीं दी गई, ठीक है। तो आप कह रहे हैं 1 लाख लोग मारे गए, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ 1.5 से पौने 2 लाख फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, 23 लाख में से 5 लाख जख्मी है। सिर्फ ये समझ लीजिए कि 14-14.5 लाख ही बचे हैं, और उनको भी ये ग्रेटर इसराइल बना के इधर उधर फेंक देंगे, ये या अपने उधर सुएज कैनाल में डुबो देंगे। अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह अमन और चैन लाए इस खित्ते में भी और पूरी दुनिया में। बिल्कुल, ये आपने जो कहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये डुबो देंगे और कर देंगे, वहाँ पे लोग लगे हुए हैं और जवाब दे रहे हैं। और जाहिर है कि चूंकि मिडिल ईस्ट में नहीं चाहते लोग कि जंग भड़के। न्यूयॉर्क का एक ग्रुप हमारा दोस्त है, उन्होंने कहा है अब तक के सबसे सच्चे डिबेटर के तौर पे फिरोज साहब आए हैं, कड़वा सच उन्होंने बयान किया है, ये उन्होंने लिखा है। और मासूम बच्चे भूख और प्यास से बिलबिला रहे हैं, दुआ करें प्लीज। नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारा मकसद वही है कि सबसे पहले इंसानियत है, और इंसानियत बचनी चाहिए। कौन किसका मंसूबा है, कौन मंसूबे बना रहा है, क्या उसका क्या है, ये तमाम चीजें। और हर जगह देखिए इक़्तिदार, पावर, इसी सब की लड़ाई है, इसी सब की जंग है। कोई पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है, तो कोई आधी दुनिया में कब्जा करना चाहता है, तो कोई बाजार पे सिर्फ कब्जा करना चाहता है, तो कोई चाहता है कि हथियार में हमारी दादागिरी रहे, कोई अपने ही मुल्क में चाहता है कि हमारा कब्जा रहे। तो इसी तरीके से ये पूरी दुनिया चल रही है। हिंदुस्तान में भी आप देखिए मुर्शिदाबाद या तमाम जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, दर्दनाक है, बहुत अफसोसनाक है। सियासतदान अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि आवाम तो पिस रही है ना, मारे तो लोग जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और शाम में अपने बच्चों के साथ सुकून से बैठ के खाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो 2 वक्त की रोटी भी उनको मैं आपकी सुकून बात से काट रहा हूँ, माफ नहीं कीजिए। दी जा रही आप है। सब्र कर रहे हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ कीजिए मुझे। देखिए, आपने बिल्कुल मुर्शिदाबाद में ठीक है, जो हिंदू फैमिलीज हैं उनका एक्सोडस हो रहा है, तो क्या बीजेपी सरकार ये नहीं कर सकती? उन फैमिलीज को बसाए, उन फैमिलीज को महाराष्ट्र में बसाए, उन फैमिलीज को जो है एयर लिफ्ट करके दिल्ली में लाए, लखनऊ में लाए, जहां जहां वो उनको बसा सकती है, उनके लिए खाना दे, उनको बिल्डिंग्स में, कैंप्स में रखे। ये करना चाहिए। ये नहीं, ठीक है, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। नहीं, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए फिरोज बख्श साहब? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। वहीं पे लोग रहें और वहां पे ऐसा माहौल बनाया जाए और जो कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि बसाया जाए? तो फिर ऐसे तो फिर जगह जगह से मुसलमान भी बसाए जाने लगेंगे। कहाँ ले जाएंगे? कहाँ बसा देंगे ले जा करके? ये कोई तरीका नहीं है। जब अमन हो जाए तो वापस जाए नहीं, अपनी जगहों पे, ये मकसद है मेरा। नहीं, वापस जाएं और ममता सरकार हो या जो भी हो, उनको सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ये कोई बहुत बाहर की ताकतों की साजिश तो नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहां से ये सब इतनी ताकतें आ जाती हैं अचानक? क्योंकि नॉर्मल मुस्लिम तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल हिंदू भी ऐसा नहीं होता है कि साहब मारना काटना शुरू करिए। कौन लोग हैं ये पता लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब और तमाम लोगों का। जयदीप सिंह मुंदेला साहब आपका शुक्रिया, तबरेज साहब आपका शुक्रिया, न्यूयॉर्क के जो दोस्त हैं तमाम उनका शुक्रिया, राजा सिंह राजपूत साहब शुक्रिया, बशीर अहमद बाबा खान आपका शुक्रिया। मैं आज जयदीप भाई आपके सवालात नहीं ले सका। तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, आरिफ अंसारी साहब, हसन रिजवी साहब, नुसरत हुसैन साहब, ये उस्मान अंसारी साहब, अयान साहब, तो बहुत सारे लोग जो हमसे, नूर साहब, अली अख्तर साहब, नुसरत सिद्दीकी, एमडी सोहेल साहब, मोहम्मद जमाल आजाद, गौहर बादशाह, यूनुस चुड़वारा साहब, तो बहुत, गुड्डू सलमानी, इस तरह से मोहम्मद अरशद खान, बहुत सारे लोग हमसे, मोइनुद्दीन, क्या नाम है उनका, देखिए इसमें निकल गया, गुड्डू सलमानी, कुछ नाम इधर उधर हो गए, बहरहाल तो मैनुद्दीन सलमानी, सारे लोग, शम्स तबरेज, अब्दुल सलाम, शकील सैफी, सारे लोगों का मैं, परवीन गुलबशाह साहिबा लग रहा है बीच में ही चली गई, तो सारे लोगों का मैं, शुक्री सुल्तान साहब, सुहेल अहमद साहब, सारे लोगों का, जाकिर हुसैन साहब, अजमल अबरार साहब, अली जामिन साहब, तमाम, मोहम्मद जहांगीर पाशा, तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से, और कौसर अली साहब का भी शुक्रिया, नदर अली साहब, मोहम्मद रईस साहब का, जफरुल हक साहब का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।